इश्तिहारों में कई बार बड़ी दिलचस्प पंक्तियाँ मिल जाती हैं। हम यहाँ पे खड़े हैं छोटे इमामबाड़े के सामने और बगल में एक होर्डिंग में लिखा है, कब आएगा वो वक्त जब आप हमें और हम आपको देखेंगे। हमारा वक्त तो आ गया, अपना टाइम आ गया, क्योंकि आप ललन टॉप देख रहे हैं जहाँ पे हम लखनऊ शहर दर शहर जो हमारी सीरीज़ है उसके तहत दिखा रहे हैं। और हमारा अगला पड़ाव है ये छोटा इमामबाड़ा। और हमारे दोस्त हिमांशु का दावा है कि ये सबसे खूबसूरत बेगम की तरह है। आप कह रहे हैं सबसे खूबसूरत है? ये माना जाता है ऐसा, बाकी तो भाई नज़र की बात है, हुस्न नज़र है। तो क्या है कहानी, आइए थोड़ा सा। ये मोहम्मद अली शाह ने बनवाया जी, और वो बनवाया था आसिफुद्दौला ने। तो एक तरीके से दोनों के जो एस्थेटिक सेंस में जो अंतर था वो यहाँ दिखता है। खूबसूरती इसलिए भी कि एक सफ़ेद और काले का जो एक इम्तिजाज है, और जिस तरह से वो जो इसकी दीवारों पर जो ख़त्ताती है, जो आप देखेंगे अगर अंदर जाके तो कैलीग्राफी, और उसमें कुरान की कुछ आयतें हैं जो हैं, और उस तरह से, और एक पूरी नहर है ये जो वहाँ जाती है, और अंदर बड़े अच्छे शीशे हैं और एक फ़ानूस हैं, और उस तरह से सजावट इसकी। और दोनों तरफ जिस तरह की एक व्यू देने के लिए जो चीज़ें की गई हैं, और वो उस तरह से बहुत है छोटा, लेकिन सुकून वाला। तो ज़्यादातर भीड़ वहाँ रहती है, तो ये थोड़ा सुकून वाला भी है। तो अक्सर हम लोग क्या करते थे जब आते थे स्कूल के ज़माने में, तो उधर तो भीड़ भाड़ दी थी, यहाँ आके आराम से अपना बैठे कुछ किया, तो उस तरह से दे रहे हैं आशिकों को। नहीं तौबा तौबा तौबा, नहीं वो नहीं, यहाँ इत्मीनान से तन्हाई में बैठने के लिए ये थोड़ा ठीक है। और कम लोग आते हैं, इसलिए थोड़ी खूबसूरती इसकी बरकरार भी है अभी। ये मछली को पंख लगा हुआ है। मछली को, हाँ ये तो बात का है, खैर। अच्छा, हाँ, ये नथिंग टू डू विद, ये बात का है, ये उस वक्त का तो नहीं है। हाँ। ये ऐसा। तो यहाँ पर भी वैसे ही ये जैसे शाही हम्माम वगैरह लिखा हुआ है। हाँ, तो ये एक शाही हमाम तो मेरा ख्याल अब तो हाँ ये है। ये एक ज़माने में पूरा कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, जिसमें कई सारी और इमारतें थीं। तो पहले तो शायद अंदर जाके लोग जाते थे, देखते भी थे, कुछ टब वब वगैरह जैसी चीज़ें थीं। अब जाते हैं या नहीं जाते मुझे नहीं पता, लेकिन एक तरह से कि एक पूरा कॉम्प्लेक्स था जिसमें कई तरह के, मतलब मस्जिद भी थी, यहाँ पर एक मकबरा भी है, और उस तरह से चीज़ें। और ये दरवाज़ा, ये इस साइड का गेट है, दोनों साइड गेट होते हैं। कॉम्प्लेक्स की तरह, एक हुसैनाबाद कॉम्प्लेक्स की तरह से होता था, तो वो उस तरह से एक है पूरी। अब तो ये गरीब रिश्तेदार जैसा दिख रहा है वो है? इसकी गरीबी के लिए तो अभी का दौर जिम्मेदार है, वरना मोहम्मद अली शाह के दौर में तो ये मतलब वो ये कई लोग कहते हैं बेबीलोन की तर्ज पे उन्होंने इसका सोचा था कि वो हुसैनाबाद को ऐसा कर देंगे। तो उस ज़माने में, ख़ासतौर पर मोहम्मद अली शाह के ज़माने में, सबसे रौनक वाला इलाका अगर कोई होता था लखनऊ में, तो वो हुसैनाबाद होता था। ये बताइए, आप इतना मानव शास्त्र पढ़ती हैं, अगर मैं एंथ्रोपोलॉजी का वो पारिभाषिक अनुवाद मान लूँ तो राजाओं का इमारतों से लगाव है ना, और इमारतों को बनवाने पे जोर, और बाद के दौर में उन्हें याद रखा जाए, ये सोचें इसके इम्प्रिंट कहाँ से शुरू होते हैं? क्या मतलब ये क्या उनके जहन में होता था कि ये बाद में लोग देखेंगे, या होता था कि यार ठीक है ज़रूरत है तो बनवा दो टाइप का? एक तो ना एक दौर में सत्ता कम्युनिकेट करने के लिए इमारत से बड़ी कोई चीज़ नहीं थी, या पत्थर से बड़ी कोई चीज़ नहीं थी। पुख्ता सबसे वही होने वाला था। अब जैसे आप अशोक के स्तंभ भी देख लें, वो इमारत नहीं है जी, पर वो सिर्फ एक स्तंभ है, पर वो स्तंभ भी काफ़ी था राजा का मैसेज भेजने के लिए। तो इमारतें तो उस दौर की है जब आपने, और ख़ास करके इस दौर में, जिस दौर के लखनऊ की हम बात कर रहे हैं, जब एक तरह की पेट्रनेज भी मिली कला को, इमारत की बनाने, आर्किटेक्ट्स को, इन सब, हर कलाकार को पेट्रनेज तो चाहिए ही चाहिए उसके फलने फूलने के लिए। तो ये तो वो दौर था सिर्फ जब कला सिर्फ राजाओं की सत्ता या पावर का ही नहीं, उनके दौर में कला को किस तरह की पेट्रनेज मिल रही है, कलाकारों को किस तरह की इज्जत, रिसोर्सेज मिल रहे हैं, उसका भी बहुत बड़ा प्रतीक। पर ये बताइए, जैसे जो हम लोग आदिवासी समाज की बात करते हैं जो नगरीय सभ्यता में नहीं आए, वहाँ पर भी क्या कुछ ऐसा किसी निर्माण पे जोर होता है? मुझे ध्यान आ रहा, अभी मैं चुनाव के सिलसिले में छत्तीसगढ़ गया था, तो जब बस्तर के इलाके में घूम रहा था तो वहाँ पे सिर्फ हमें एक जगह दिखी जहाँ पे वो
दफन करते हैं या जलाते हैं जो भी, तो वहाँ कुछ बनाते रहते थे। या जब हम लोग बौद्ध स्थलों पे जाते हैं तो वहाँ पे वो झंडियाँ लटका दी जाती हैं। वो अब वो तो हर समाज के हर दौर, चाहे हम एवोल्यूशन कह ले, बड़ा शब्द है ह्यूमन सोसाइटी का, तो उसमें अलग अलग दौर में अलग रिसोर्स थे। ब्रॉन्ज युग में ब्रॉन्ज वाले थे, पत्थर के युग में पत्थर के ज़्यादा काम थे। अब अगर हम एक तरह के गैर मोनार्किक समाज की बात करें, इसको हम एक अलग भाषा में प्रिमिटिव कह लें या ट्राइबल समाज कहते हैं, तो वहाँ पे तो फिर आप इंस्क्रिप्शंस की ज़्यादा बात करेंगे। तो कम्युनिकेशन की बात है, फंडामेंटली तो कम्युनिकेशन की बात है। आप इमारत से करें भव्यता का कम्युनिकेशन, अपनी सतह कम्युनिकेशन। और उनके होने का भी, साहब लाल किला है तो आपको लाल किला देखते ही मुगलों का ख्याल आएगा, वो उस तरह का मामला है। अच्छा, मुझे एक दिलचस्प बात इसमें ये याद आई, जब ये भूमिका कह रही है कि किस्सा सुना भी नहीं, भूमिका ये कह रही है कि इमारतों से इसलिए लोग करते हैं क्योंकि इमारतों से याद रखा जाए। गालिब, उर्दू का बड़ा ज़बरदस्त शायर, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है, हुए हम जो मर के तन्हा हुए क्यों ना गर के दरिया, न कभी जनाजा उठता न कहीं मज़ार होता। वो कह रहा है भाई, घर के दरिया हो जाना था, मज़ार वज़ार नहीं होता, जनाजा भी नहीं उठता, उसको कोई ख्वाहिश नहीं। और दूसरा, मीर का शेर है, मीर का मज़ार यहाँ कहीं था, लखनऊ वालों ने फरामोश कर दिया, मिलता ही नहीं है। वो मीर ने क्या कहा? पढ़ते फिरेंगे गलियों में इन रेख्तों को लोग, मुद्दत रहेंगी याद ये बातें हमारियाँ। तो मीर या गालिब, उनको ये मालूम है कि भाई हम अपने कलाम से क़यामत तक याद रखे जाएंगे, हमें किसी इमारत की, किसी मकबरे की, किसी मज़ार की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बादशाहों के यहाँ पैदा होना तो हमारे वश में नहीं है, पर इल्म हासिल करना ये तो वश में है। खैर, इमारतों के अलावा जो दूसरा सबसे पुख्ता तरीका बादशाहों का, सत्ता का, अपने आप को याद रखवाने का, सिक्के, पैसा, सिक्के। और आज के दौर में नोट, अब नोट की तो क्या ही बात करें, पर नोट और नोटबंदी भी हिंदुस्तान का अगले 400-500 साल इतिहास तो ये है कि अहम पड़ाव रहेगा, है कि रात 8 बजे मित्रों। बिल्कुल। और किसके सिक्के पे किसकी फ़ोटो है, किसके नोट पे किसकी फ़ोटो है, आज के दौर में एक सत्ता का वो भी प्रमाण है कि पैसे पे किसका ये मेरी पॉलिटिकल प्रोफेसी का हिस्सा है, हिमांशु और भूमिका। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षा क्या है, क्या हो सकती है, तो अंदाज़े लगाते हैं, और तफरीवादियों का तो काम ही ये है। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि नरेंद्र मोदी की ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा होगी। मुझे लगता है कि जैसे गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, नेहरू को फादर ऑफ स्टेट कहा जाता है, वैसे ही शायद नरेंद्र मोदी को लगता होगा कि वो फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया 21st सेंचुरी में जिसने मुल्क बनाया, ऐसी उनकी ख्वाहिश होगी। और फिर लोगों को लगा कि बोले अच्छा, क्या ये भारत रत्न चाहते हैं? तो भारत रत्न तो बहुत लोगों को मिला है। क्या ये नोबल चाहते हैं? तो शायद नोबल भी मिल जाए। पर मुझे लगता है कि इनकी या आगे चल के इनके फॉलोअर्स की ये ख्वाहिश होगी कि गांधी के बाद नोट पे जो दूसरा शख्स छपे वो नरेंद्र मोदी हो। नोट ही नहीं रहेंगे तो कैसे छपेंगे? और मैं चाहता हूँ कि वो 1000 का नोट हो। डिजिटल इंडिया वाला मामला है ना। नहीं, तब तो वो सिंबॉलिक रहेंगे ना मामले। तो एक किस्सा हमको याद आ गया, नोट और सिक्के और इससे। आसिफुद्दौला जिन्होंने ये इस पूरे इलाके की एक तरीके से बुनियाद नींव रखी, आसिफुद्दौला के पास कोई आदमी आया, कहने लगा सर तो वो क्या कहता होगा, हुजूर वो आपकी कोई शख्स है, वो आपके फ़र्ज़ी दस्तखत करके ख़जाने से रुपए ले रहा है। तो आसिफुद्दौला ने कहा भाई देखो, दस्तखत फ़र्ज़ी हैं लेकिन हैं तो हमारे ही नाम के, ले जाने दो। तो आसिफुद्दौला उनके बारे में मशहूर था कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफुद्दौला। इतना बड़ा दानवीर है, उतना बड़ा दानवीर था। और बहुत किस्से हैं। एक कोई उनका काफ़िला निकल रहा था, कोई एक बूढ़ी औरत आई, एक बहुत पुरानी जंग लगी हुई तलवार लेकर के, बहुत लाचार हैरान खड़ी हुई थी। वो निकल रहे थे वहाँ से, उनको वो हसरत भरी निगाहों से देखे। उन्होंने कहा क्या हुआ? तो तलवार हाथ में लिए हुए थी, उसने उनसे ले ली तलवार, नवाब साहब ने तलवार ले ली और फिर तलवार उसको देखा, कहा ये तो मेरे काम की है नहीं, पुरानी तलवार वापस कर दी। तो वो बुढ़िया फिर खड़ी रही। तो नवाब साहब ने पूछा भाई क्या हुआ, आप क्यों इतनी रंजीदा हैं? नहीं भाई, मैंने सुना था कि हुजूर तो हमारे पारस हैं, ये तो तलवार तो लोहे की ही रही। तो नवाब साहब ने उस तलवार का वज़न करवाया, उसके बराबर सोना जो है उसको दिया, और फिर इस तरह से आसिफुद्दौला तो वो आदमी है।
सबसे अचूक है, सबसे मारक मीठा जहर है, बड़ों बड़ों को वश में कर ले। अगला पड़ाव क्या है हिमांशु हमारा? अगला पड़ाव हम यहाँ से चलेंगे सिटी स्टेशन के पास निशान मीर है, जहाँ पर ये माना जाता था कि मीर का मज़ार एक ज़माने में हुआ करता था, अब नहीं है। और उसी के पास रिफ़ायाम क्लब है। कम लोग वहाँ जाते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं लखनऊ की हिस्ट्री में और इस मुल्क की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, तो वो दोनों जगह हैं। अगला पड़ाव कल्पित मज़ार है मीर तकी मीर की और रिफ़ायाम क्लब। जी चलिए।